आप सुनिए, आप वहाँ की बात मैं बात कर रहा हूँ ना गठबंधन, नहीं आप गठबंधन की बात की, मैं उस पर भी आऊंगा। मैं आपको एक सवाल बोलूं, जब मैं पार्टी ज्वाइन करके आया तो 4 आदमी नहीं मिला झंडा उठाने वाला, 4 आदमी नहीं मिला एमआईएम का यहाँ की माला थोड़ा पहना दे, कैंडिडेट के रूप में ज्वाइन करके आए हैं। पार्टी है तो उनके तरफ से उनके खाते में आगे सीट आई है, तो उनके तरफ से ये खड़े हुए हैं। कौन खड़ा हुआ? आरिफ रेजा साहब, अच्छा। जो AIMIM और जो स्वामी प्रसाद मौर्य की जो पार्टी है, इन दोनों का झंडा लेकर फील्ड में घूम रहे हैं। तो क्या लगता है, दीवानों पर तो असर होगा ही। प्रसाद मौर्य की बिहार में कोई जनाधार है, कोई जमीनी पकड़ है नहीं है, लेकिन AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान, राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन साहब ने MIM को कितने ये लोग नीचे लेकर चले गए हैं। एक मिनट, ये कैसा गठबंधन है? एक आजाद समाज पार्टी का भी कैंडिडेट नॉमिनेशन किया और उसी गठबंधन में जिस स्वामी प्रसाद मौर्य जी की आप बात कर रहे हैं, वहां से भी कोई टिकट लेकर आकर गठबंधन किया। ये गठबंधन थोड़ी है, ये सुनिए ठगबंधन है। इसका मतलब गठबंधन ये सही नहीं हुआ है, ये गुमराह कर रहा है लोग बिहार के लोगों को, खास करके मुसलमानों को जज्बाती बना के लोग गुमराह कर रहा है। को भी मैं करीब से जानता हूं, तो अगर मैं चुनाव नहीं लड़ता तो मेरा पॉलिटिकल करियर जो है डेथ हो जाता। मैं इसीलिए बोलता था कि चुनाव हर हालत में लड़ूंगा, चाहे जैसे भी लड़ूं। चुनाव लड़ने से दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती है। मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। जैसे कि आपको पता है, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इसकी सरगर्मियां तेज हो गई है और कल लास्ट नॉमिनेशन का दिन था और आज स्क्रूटनी है। स्क्रूटनी के बाद मालूम चलेगा कि कौन कौन प्रत्याशी इस चुनावी दंगल में लड़ने के लिए तैयार हैं, सज्ज हैं। और भी कई ऐसी सारी प्रक्रिया है जिसको पूरा करके चुनाव का डेट तय हुआ है, उस दिन चुनाव होगा। इसी बीच में अभी पश्चिमी चंपारण जिले के अंतर्गत नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र में उपस्थित हूँ और हमारे साथ एक इस चुनाव में चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकार साहब भी इस चुनावी रणभूमि में आ चुके हैं। अब आखिर में क्या वजह है कि एक स्तंभ छोड़कर दूसरे स्तंभ में प्रवेश करने वाले हैं, इससे हम लोग सीधे बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका सर हमारा सर न्यूज चैनल में कि आप अपना मूल्यवान समय दिए। सर, 4 स्तंभ होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, पत्रकारिता। सर, परंतु आप पत्रकारिता को छोड़कर विधायिका की तरफ एंट्री कर रहे हैं, क्या वजह है? आपका सवाल काफी बेहतरीन है। इस दौर में आप देख रहे होंगे DM भी जा रहे हैं चुनावी मैदान, IAS IPS भी, मतलब वही IAS IPS भी चुनावी मैदान में जा रहे हैं, तो पत्रकार भी जा रहा है। इसके लिए इससे जनता को खुश होना चाहिए। DM SP अपने तरीके से काम करते हैं, पत्रकार अपने तरीके से काम करते हैं। समाज का आईना जो चौथा स्तंभ पत्रकार को कहा जाता है, और हमने जब भी पत्रकारिता की है पूरी ईमानदारी से कोशिश की है कि समाज का आईना बिल्कुल साफ सुथरा हो, धूमिल नहीं हो। क्योंकि आईना पर अगर डस्ट रहेगा, धूल गर्दा रहेगा, तो किसी का भी चेहरा दिखाइएगा तो उस पर दाग धब्बा आएगा। तो हमने हमेशा निष्पक्ष पत्रकारिता की है। राजनीति से मेरा पुराना नाता रहा है, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी मैंने काम किया है। तो विगत 10-12 वर्षों से मैं जनता के बीच था। जनता जो समस्याएं बताती थी, उन समस्याओं को उजागर करके अधिकारियों से बात करके समाधान करने की कोशिश करता था और समाधान भी हुआ। मैं एक बात बता दूं कि शिक्षक जो हैं राष्ट्र के निर्माता माने जाते हैं। पश्चिमी चंपारण हो या कहीं और, जब जब शिक्षकों की समस्याएं आई हैं और शिक्षक एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं वो हमको याद किए हैं, मैं उनकी मुद्दा को उठाया हूँ। चाहे बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ हो या बिहार राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ हो,
प्रमुखता से शिक्षकों की आवाज बनने की हमने कोशिश की है पत्रकार के रूप में, और ऐसे ऐसे तरीके से हमने न्यूज बनाया है, सवाल किया है कि शिक्षकों के लिए भी राहत की बात हुई है, उनकी जो समस्याएं थी उन समस्याओं का कुछ समाधान हुआ है। मैं डंके की चोट पर बोल रहा हूँ, मैं एसोसिएशन से नहीं हूँ, ना कोई अधिकारी पदाधिकारी, ना सांसद, ना विधायक, ना मंत्री। मैं आपको बता दूं कि एक दौर था कि के पाठक का नाम सुनकर शिक्षकों में बेचैनी हो जाती थी, उलझन में थे शिक्षक, परेशान थे। मैं के पाठक जी को भी कहा था कि ये क्या कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगी, आप टाइम दीजिए ना कि 6 महीना में करेंगे या साल भर में करेंगे। आप हमेशा कहेंगे कि हम करेंगे सुधार, तो ऐसे नहीं होगा। आप अधिकारी हैं, चाहे तो 6 महीना। कुछ ही दिनों के बाद वो चले गए राजस्व विभाग। तो हमने जो किया है शिक्षकों के लिए किया है, समाज के लोगों के लिए किया है, गन्ना किसानों के लिए किया है। वही नतीजा है कि मैं कोई भी नया काम करता हूं तो उस काम में परेशानी होती है, बाधाएं आती है, लेकिन बाधाएं पीछे रह जाती है और मैं आगे निकल जाता हूं। मैं आपको बता दूं कि नरकटियागंज विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी कब से कर रहा हूं, सब लोग जान रहे हैं। फौजी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष RM मलिक साहब दिल्ली से चलकर खुद मेरे घर पैतृक गांव आए। लोग जो टिकट की बात करता है वो टिकट मेरे घर लेकर आए, टेबल पर बैठे, सामने सब कुछ पूछ करके भरे। यही नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष RM मलिक साहब ने जो हमें जिम्मेदारी दी, मैं तो उस पर सोच रहा हूं कि उस जिम्मेदारी को कैसे निभाया जाए ताकि समाज का भला हो। दबे कुचले लोगों की जो आवाज़ बनने की बात है, उनकी आवाज़ को कितना आगे तक पहुंचाया जाए। जो हक इंसाफ की बात मैं हमेशा करता हूं, समानता की जो बात करता हूं, इन सबको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इस पर काम किया जाए कि जिसका जो हक है उसको मिले, जिसके साथ इंसाफ होना है उसके साथ इंसाफ हो, चाहे समाज के किसी भी वर्ग से, किसी भी जाति धर्म से वो व्यक्ति क्यों नहीं आता। एक मिनट, बड़ी जिम्मेदारी मिल गई, मैं थोड़ा बता दूं आपको। बिहार प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी RM मलिक साहब ने मुझे दिया है। इसके अलावा 2 स्टेट की प्रभारी, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। पार्टी उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड है और ये चुनाव जब मतदान होगा, मतदान के बाद जो परिणाम आएगा, परिणाम के बाद जनता देखेगी कि दिलशाद नरकटियागंज ही क्षेत्र के लिए नहीं, पूरे बिहार और यूपी और देश के लिए क्या करता है। क्योंकि पार्टी में इस पद के अलावा मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष RM मलिक साहब ने प्रवक्ता की भी जिम्मेदारी दी है। उन्होंने क्या देखा, क्या समझा, दिल्ली से चलकर ना हमारे लिबास को देखे, ना हमारे पहनावों को देखे, ना हमसे कोई बायोडाटा मांगे कि अपना बायोडाटा भेजिए, आपको टिकट देना है, आपको ये बनाना है, आपको वो बनाना है, आपको चुनाव लड़ाना है। मैं ये खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि अल्लाह ने मेरे अंदर कौन सी ऐसी काबिलियत दी है, अल्लाह ने कौन सी ऐसी सलाहियत दी है, कौन से ऐसा दिया है मेरे अंदर कि मैं बात करता हूँ तो लोग समझ जाते हैं। ये मामूली बात नहीं है, एक तो टिकट लेकर आना और इतने सारे पद के साथ आना। मैं नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित जनता से अपील करूंगा कि आपके बेटा को बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। आपके नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र का बेटा जो चांदकी पीपरा गांव का रहने वाला है, उसके घर चलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष टिकट दिए हैं और नॉमिनेशन में शामिल हुए, नॉमिनेशन में भी रहे, आज हमारी स्कूटनी में भी गए। तो अब हमारे क्षेत्र की जनता की जिम्मेदारी है कि उनका जो बहुमूल्य वोट है वो वोट हमें दे, ताकि मैं और मजबूत होकर क्षेत्र की समस्याओं को उठाकर उनका समाधान करा सकूं। और सिर्फ नरकटियागंज की ही बात नहीं, पूरे बिहार की जो समस्या है उन समस्याओं को उजागर मैं कर सकूं। अच्छा सर, इससे पहले आपकी जो फील्ड बनी थी, मैं प्रतिशत पर बात तो नहीं करूंगा, लेकिन सर इसमें कुछ प्रतिशत इंक्लूड होता है कि MIM का भी फील्ड है और आप भी, और आपका भी जो लोगों से लगा पर्सनली, इस बेस पर भी आप अपना फील्ड बनाए हुए हैं। तो क्या लगता है, आप किसी अन्य आप संघर्ष, आप साथ में थे किसी और पार्टी के,
लेकिन वो पार्टी आपको टिकट नहीं दी तो किसी और पार्टी से आप टिकट लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लगता है इसका प्रभाव आपको इस चुनाव में दिखेगा कि नहीं दिखेगा? क्या जो MIM वाले हैं आपके दीवाने कहिए ये कार्यकर्ता है, इस पर कुछ इस टिकट का नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा या सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? देखिए, मैं बता दूं आपको कि मैं 2 साल पहले नरकटियागंज विधानसभा से चुनाव लड़ने की पृष्ठभूमि तैयार कर रहा था। 1 जनवरी को औपचारिक रूप से ऐलान किया। एज ए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैं जा रहा था, मिल रहा था, सोशल मीडिया पे वीडियो भी जा रहा था। पार्टी के कुछ नेता ही हमसे अप्रोच किए और बात विचार हुई। फिर मैंने 10 अगस्त को ज्वाइन किया। और आपने पूछा है कि जो दीवाने हैं, मैं एक बात बता दूं, दीवाने किसके हैं? बैरिस्टर साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब। क्योंकि बैरिस्टर साहब की तुलना मैं नहीं कर सकता, लेकिन बिहार में जो AIMM का नेतृत्व करता लोग जो हैं, इनका जो कार्य है, इनका जो नीति है और सिद्धांत है, बिल्कुल अलग। इनके नियत और नीति में खोट है, सिद्धांत बिल्कुल नहीं। दिलशाद ने हमेशा कोशिश किया, जिसको जो जुबान दिया है उस पर कोशिश करता है कि खरा उतरे, और जुबान मैं वही देता हूँ जिसको मैं पूरा कर सकूं। मैं पार्टी ज्वाइन करके आया MIM, मेरे साथ पार्टी के 4 कार्यकर्ता भी कहीं नजर नहीं आए झंडा उठाने वाले। बताइए मुझको, आप देखें कहीं मेरे फेसबुक पर जाकर देख लीजिए कि कोई आया हो नजर। वो तो हमारी सलाहियत, काबिलियत, अल्लाह ने जो मुझे दिया है, ईश्वर ने जो मुझे दिया है, उसके बदौलत मैंने स्लोगन का भी चेंजिंग किया। उसके बदौलत मैंने नए नए स्टेटमेंट बनाया कि कैसे क्या होगा। हमने 1 जनवरी को जब ऐलान किया तो हमारा पूरा सिद्धांत था कि हम मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे, नरकटियागंज विधानसभा का नया इतिहास लिखेंगे। यही स्लोगन, एक मिनट सुने, यही स्लोगन बिहार लेवल का हो गया। हक और इंसाफ की बात मैं करने लगा। तो देखिए, मैं कहूँगा कि सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को चुनाव बाद उनके पार्टी के मतलब बारे में मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आपने सवाल पूछा है तो जवाब देना चाहिए। सवाल से भागना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं खुद एक पत्रकार रहा हूँ। तो जो लोग सवाल पूछते हैं, कोई जवाब नहीं देता है, तो हम लोग कहते हैं कि भाग गए, कन्नी काट रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि उनको अपने, जो लोग बिहार में बैठे हुए हैं, जो पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं, आबाद नहीं कर रहे हैं, वो लोग बर्बाद कर रहे हैं। और इसमें बैरिस्टर साहब के ऊपर लोग उंगली उठा रहे हैं कि अगर ये लोग बर्बाद कर रहे हैं तो लगाम क्यों नहीं लगा रहे हैं। चुनाव बाद उनको पूरी समीक्षा करनी चाहिए, और ज़रूरत है तो उनको अपने हिसाब से उसमें बदलाव करने चाहिए। खैर, ये उनकी पार्टी है बैरिस्टर साहब की। एक मिनट, मैं उसमें ज़्यादा मैं उसमें नहीं जाऊँगा, क्योंकि उनको अपना देखना है। क्योंकि बैरिस्टर साहब का सम्मान मैं पहले भी करता था, आज भी करता हूं, और मरते दम तक करता रहूंगा। लेकिन सर, जो मैं आपसे सवाल पूछा उसका सवाल ये था कि जो आप MIM के बेस पर यहाँ पर फील्ड बनाए हुए हैं, और सभी लोग मेरे साथ। मैं आपको एक सवाल बोलूं, जब मैं पार्टी ज्वाइन करके आया तो 4 आदमी नहीं मिला झंडा उठाने वाला, 4 आदमी नहीं मिला MIM का यहाँ की माला थोड़ा पहना दे, कैंडिडेट के रूप में ज्वाइन करके आए हैं। इतना काम किया, इतना भ्रमण किया, तो कहीं से नहीं आया कि हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता, हम लोग पार्टी के मेंबर हैं, आपके साथ चले, आपको जरूरत है। चाहे मैं भी ढूंढता रहा तो कोई नहीं मिला। हाँ, कुछ बच्चे जरूर थे, बच्चे नहीं कहेंगे जब वो वोटर लिस्ट में नाम हो गए हैं, लेकिन राजनीति में जितनी उन लोगों की सोच होनी चाहिए, मैच्योरिटी होनी चाहिए, उतना नहीं था। वो लोग जरूर थे। कहीं कहीं से नरकटिया क्षेत्र से 1-2 फोन आता था, और बाहर से दूसरे जिला से या दूसरे विधानसभा से ज़रूर फोन आता था। हमने जो बेस बुनियाद तैयार किया है वो अपने दम पर फील्ड में जाकर बात करना सबके बस की बात नहीं। जाकर किसी को यकीन नहीं होगा तो जाके देखेगा। अभी सर सुनिए, लोग क्या कहते हैं और क्या सुनाते हैं। मैं लोगों को, मेरे अंदर सलाहियत है, क्षमता है,
कन्विंस कर देना, लोगों को बता देना, लोग प्रेरित भी होते थे। अभी एक मिनट, प्रेरित होता। हमारे साथ जो लोग पहले थे, जहां मैं गया, जो हमारी लोकप्रियता थी, काम करने का जो तरीका था, जैसे मैं बोलता हूं कि मेरे नीति और नियत में फर्क नहीं है, सिद्धांत से समझौता नहीं है। कल नॉमिनेशन के दिन भी मैं वही वीडियो रिलीज किया हूँ, वही किया हूँ। सर, ये आप ही के साथ एक एमआईएम के कार्यकर्ता जो आपके विपक्ष में खड़े हुए हैं, जैसे सभी लोगों ने नॉमिनेशन डाला, आप भी डाले और वो भी डाले, लेकिन सर यहाँ से एमआईएम सीट किसी को नहीं दी। सर क्या लगता है कि उनको आने से जो कौन डाला है नॉमिनेशन? आरिफ रजा साहब पार्टी के टिकट से डाले हैं, कैसे डाले? लेकिन गठबंधन के साथ नहीं, कैसे डाले हैं, कैसे? हम दो चीज, स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ एमआईएम ने गठबंधन की है, तो स्वामी प्रसाद जो मौर्य की पार्टी है, उनके तरफ से उनके खाते में आगे सीट आई है, तो उनके तरफ से ये खड़े हुए। कौन खड़ा हुआ? आरिफ रजा साहब, जो एआईएमआईएम और जो स्वामी प्रसाद मौर्य की जो पार्टी है, इन दोनों का झंडा लेकर फील्ड में घूम रहे हैं। तो क्या लगता है, दीवानों पर तो असर होगा ही? बिल्कुल नहीं होगा, समय का इंतजार कीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। और स्वामी प्रसाद मौर्य की बिहार में राजनीतिक जनाधार कहाँ है? आप भी तो जिस पार्टी से आए हुए हैं सर, आप पहले सर जमीनी, एक मिनट आपका सर, हम जवाब देंगे, आपका जवाब देंगे, हम हमारे पर भी आइएगा। बिल्कुल सही आपका सवाल, मैं जवाब। स्वामी प्रसाद मौर्य की बिहार में कोई जनाधार है, कोई जमीनी पकड़ है? नहीं है। लेकिन एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान, राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन साहब ने एमआईएम को कितने ये लोग नीचे लेकर चले गए हैं। एक मिनट आप सुनिए, आप मैं बात कर रहा हूँ ना, गठबंधन नहीं, आप गठबंधन की बात किए, मैं उस पर भी आऊंगा, मैं अपनी भी पार्टी पर आऊंगा। कितने ये लोग नीचे लेकर चले गए हैं कि क्या ये दिन देखना पड़ रहा है कि जिस पार्टी का ना यहाँ जनाधार है, ना जमीनी पकड़ है, आप उसके साथ गठबंधन करने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, पीपू से बुलाकर बिहार ला रहे हैं। आजाद समाज पार्टी और पप्पू यादव के गठबंधन से यहाँ एक कैंडिडेट चुनाव लड़े, अफसर मामला में कितना वोट मिला? 1500 अभी नहीं मिला। बात सिर्फ टिकट की नहीं होती है, बात अगर टिकट की होगी तो दूर तक जाएगी। आए हैं तो अब सुनिए पूरी बात। अब मैं अपनी पार्टी पर भी बात करूंगा, जनाधार और जमीनी पकड़ पर। बिल्कुल मेरे पार्टी, मैं फौजी जनता पार्टी जो ज्वाइन किया हूँ, पार्टी का जनाधार और जमीनी पकड़ अभी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी पार्टी बिहार में लॉन्च की है और प्रदेश अध्यक्ष मैं बना हूं और मेरे घर टिकट लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं। नरकटियागंज विधानसभा के परिदृश्य में देखिएगा तो जमीनी पकड़ और जनाधार मेरा हर तरफ है, तभी मैं ना हूं। क्या खूबी है, क्या खासियत है? एक मिनट, दिल्ली से लेकर मेरे घर टिकट लेकर आए, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। एक हमको व्यक्ति मिला कि टिकट के लिए जूता घिस जाता है, मैं बोला हूँ दिलशाद हूँ, जरूरत पड़ेगी तो मेरे घर भी टिकट आएगा। अल्लाह पर मुझे यकीन है, भरोसा है, अल्लाह के जात से नाउम्मीद होना कुफ्र है। मैं बोला देखिए आ ही गया, आ गया ना, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, आ गया, सामने आ गया, चूंकि यकीन अल्लाह पर तो आ गया। अब रही बात कि मैं वहां बात आता हूँ, भाई आप गठबंधन किए हैं तो गठबंधन से यहाँ ऑलरेडी आजाद समाज पार्टी का कोई कैंडिडेट लड़ रहा है, सुनिए ना, सुनिए ना। और दूसरा फिर उसी गठबंधन से, आपके सवाल के मुताबिक, मैं किसी के चक्कर में नहीं पड़ा हूं, क्योंकि मुझे अपना चुनाव रणनीति कैसे बनाना है, जीतना है, मैं उसी में लगा हूं, मुझे किसी दूसरे से कोई बात नहीं। लेकिन सवाल है तो जवाब है। अगर आप कह रहे हैं कि इस तरह हुआ है और आप सच कह रहे हैं तो सुन भी लीजिए, ये कैसा गठबंधन है। एक आजाद समाज पार्टी का भी कैंडिडेट नॉमिनेशन किया और उसी गठबंधन में जिस स्वामी प्रसाद मौर्य जी की आप बात कर रहे हैं, वहां से भी कोई टिकट लेकर आकर गठबंधन किया। ये गठबंधन थोड़ी है, ये सुनिए ठगबंधन है। एक मिनट आप सुनिए ना, अब मैं नहीं रुकता हूं ना, क्योंकि सवाल आ गया। ये गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन है। बिहार को, जनता को गुमराह करने के लिए ये ठगबंधन है और गुमराह के रास्ते पर ये लोग ले जा रहे हैं। सुनिए ना, अरे सुनिए ना, इतना औचित्य था, इतना जमीनी पकड़ जनाधार है, चाहे पार्टी का औचित्य है, तो तीन पार्टी मिलकर इतना औकात है तो काहे नहीं 243 पे लड़ लिया? लड़ लेना चाहिए ना, तीन पार्टी हो गई है। बिहार में एआईएमआईएम, उसके बाद हम बात करें
एएसपी आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर रावण जी के, और एक जिनका कुछ है ही नहीं है उसको बुला के लाया लोग। तो लड़ लेते ना, लड़ना चाहिए ना, काहे नहीं लड़ ली? क्या कारण है, क्या बात है इसके पीछे? सुनिए, आप सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ। आप जब कोई सीट पर आप अपने प्रत्याशी, यस मैं बता, ठीक, ये अभी ये सुनिए, ये एक प्रत्याशी उतार नहीं रहे, मैं खुद प्रत्याशी हूँ, और इसी कैंडिडेट के साथ बिहार में ये पार्टी लॉन्च हुई है। तो अगर घर में कोई पहले आएगा तो अकेले ना आएगा जी, तब ना हमारा परिवार। आज आपकी पार्टी लॉन्च हुई है इस बिहार में, तो आपके अनुसार फुल्ली प्रिपेयर के साथ आई है? नहीं, जो नहीं, लेकिन जो स्वामी प्रसाद मौर्य मंत्री रहे यूपी में, जिनका काफी बोलबाला है, और हाल ही में वे कुशीनगर क्षेत्र से लड़े थे सांसद का चुनाव, पीछे रह गए सर, और उनके कैंपेनिंग में ओवैसी साहब ही गए थे, क्योंकि हम लोग भी देखे थे, वहां पर गए थे हम लोग। तो सर उस समय वे अच्छे थे, लेकिन आज वे आ गए तो आज खराब हो गए। नहीं, हम उस समय मुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे नहीं मालूम है। मैं जो चीज़ नहीं देखा हूँ उस पर मैं बात नहीं कहूँगा। उस समय मैं था भी नहीं हुआ। मैं 10 अगस्त के पहले की कोई बात नहीं करूँगा, 10 अगस्त के बाद की बात करूँगा, समझ रहे हैं ना? तो हम कह रहे हैं 3 पार्टी का आपने गठबंधन बना लिया, अगर ठगबंधन का इरादा नहीं है, बिहार की जनता को गुमराह करने का इरादा नहीं है, तो आप एक ही सीट पर गठबंधन से 2 व्यक्ति को क्यों दिए? सुनिए ना, इसका मतलब गठबंधन ये सही नहीं हुआ है, ये गुमराह कर रहा है लोग, बिहार के लोगों को, खास करके मुसलमानों को जज्बाती बना के लोग गुमराह कर रहा है। महागठबंधन का यही हाल है कि यहाँ से कांग्रेस का भी आए हैं प्रत्याशी और राजद के भी आए हैं, तो आप तो उनके लिए बात तो कुछ कहिएगा नहीं? नहीं कहेंगे हम, क्योंकि इसलिए कि आप सोच रहे हैं कि अल्पसंख्यक का वोट जो है पोलराइज कर लूं। ऐसा नहीं, पोलराइज पे मैं कभी नहीं पढ़ा। अब मेरे फेसबुक पर जाइएगा तो आपको सब कुछ दिखा। मेरा नहीं, मैं कभी नहीं, पोलराइज की बात मैं कभी नहीं करता हूँ। मैं शुरू में बोला था कि नरकटियागंज विधानसभा लोग कहता है कि भाजपा का किला है, तो इस किला को ध्वस्त करेगा दिलशाद। कांग्रेस और राजद के नेताओं की बस की बात नहीं है, समझ रहे हैं ना? तो अब रही बात कि राजद ने, वो भी तो एक ठगबंधन कहा जाएगा ना भाई। आप कोई पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे राजद हो, चाहे भाजपा हो, चाहे AIMIM हो, चाहे आजाद समाज पार्टी हो, जब आप गठबंधन कर लिए, अगर आपकी नीयत खराब नहीं है, किसी को धोखा नहीं देना है, चाहे प्रत्याशी हो या मतदाता हो या बिहार के लोग, तो यही तो सोचने वाली बात है कि ये लोग जब गठबंधन के बाद एक ही जगह काहे 2 कैंडिडेट उतार दिए। शायद 11 सीट पर इन लोगों का मशवरा हुआ है कि 11 सीट स्वतंत्र रहेगा विधानसभा क्षेत्र, जहां पर आप भी अपने प्रत्याशी को उतार सकते हैं और मैं भी, तो जिसमें से एक आपका गठबंधन बिल्कुल गठबंधन नहीं माना जाएगा उसको। तो ऐसे ही सब लोग स्वतंत्र रहता ना, ऐसे ही स्वतंत्र रहता, 11 सीट ही क्यों? तो इधर ये AIMIM गठबंधन के नाम पर बिहार के मुसलमानों को धोखा दे रही है, उसी तरीके से उधर कांग्रेस, RJD, मुकेश सहनी की जो पार्टी है VIP, ये लोग भी गठबंधन के नाम पर हिंदू और मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं। और कमोबेश वही कहानी भाजपा वालों की है। आप जानिए, यहाँ पर मैक्सिमम बाहरी है, चुनाव लड़ने आया, भाजपा का प्रत्याशी बाहरी, कांग्रेस का प्रत्याशी बाहरी, राजद का प्रत्याशी बाहरी, आजाद समाज पार्टी का प्रत्याशी बाहरी। जिस गठबंधन और ठगबंधन की जो आप बात कर रहे हैं, AIMIM बिहार की जो बात कर रहे हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूं। और आप कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के पार्टी से भी कोई टिकट लेके आए, वो भी बाहर। जनता इस बार किसी भी बाहरी को मौका नहीं देगी, मौका देगी तो दिलशाद को देगी। दिलशाद सिर्फ एक विधायक ही नहीं बनेगा, बिहार का नेतृत्व का जो जिम्मेदारी है वो मिल चुका है। इसके अलावा यूपी और उत्तराखंड का प्रभारी बनाया गया है, राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है। अब दिलशाद जो है टिकट अल्लाह ने चाहा तो आप देखिएगा, यूपी में बैठकर हम लोग अच्छे लोगों को चुन कर लाएंगे
और उनसे जब वादा कर दिया जाएगा कि आपको टिकट दिया जाएगा 6 महीना 8 महीना पहले कि आप जाइए फील्ड में, तैयारी कीजिए, आप चुनाव लड़िए, सुनिए, तब जा इतनी जिम्मेदारी दिलशाद को मिल गई। ये लोग टिकट जो बांटता है ना, आखिरी में बार्गेनिंग करता है। आप हर जगह सुनते होंगे फलना पार्टी का टिकट बिकाया, इतना में बिकाया, उतना में बिकाया, इतना में बिकाया। बिकाता है तभी ना बाहर बात आती है। खरीदने वाला भी नहीं, देने वाला भी नहीं कहता है कि हम पैसा लेकर दिए हैं, और जो टिकट लेकर आया है वो भी नहीं कहता है कि हम दिए हैं। सार्वजनिक मंच में नहीं कहेगा, लेकिन मन में उसके है ना कि इतना दे कर लाए। लोग जानता है ना कि इतना दे कर लाए हैं। इन लोग यही कहानी है। दिलशाद में क्या खूबी है, क्या खासियत है, सुनिए एक मिनट सुनिए। एकदम दिल्ली से हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे घर आकर टिकट दिए, घर आकर। ये एक खूबी, और इतना पद दिए। जिस प्रकार आप अन्य पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, वो पार्टी के टिकट देने वाले जानते हैं कि मैं पैसा लिया हूँ, और टिकट लेने वाला जानता है कि मैं पैसा दिया हूँ। तो सेम टू सेम यही फॉर्मूला तो आपके भी साथ होगा, क्योंकि आपको विधायक प्रत्याशी के पद के साथ बिहार का भी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है, और दो उत्तराखंड और यूपी भी प्रभारी मिली है। सब तो क्या तब ये फ्री में थोड़ी आपके दिए होंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष? ये मुझे लगता है कि आज तक के राजनीति के इतिहास में नहीं हुआ होगा कि किसी के घर राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, टिकट भी दें, उस स्टेट का। एक मिनट मैं बता रहा हूँ ना, विस्तार कर, सुनिए ना, सुनिए, प्रदेश अध्यक्ष भी बना दें और 2 स्टेट का प्रभारी भी बना दें और राष्ट्रीय प्रवक्ता, एक साथ इतना चमत्कार या इतनी इतिहास जो रचने की जो मैं बात कर रहा हूँ नरकटियागंज विधानसभा का, तो तभी जीत तो होगी इंशाल्लाह। सुनिए ना, लेकिन ये पहले हो गया है, ये पैसा से नहीं खरीदा जाता है मेरे बाबू। सुनिए, पैसा से नहीं खरीदा जाता है। जैसे दिलशाद बोलता है ना कि नीति और नियत में फर्क नहीं है, खोट नहीं है, सिद्धांत नहीं है, वैसे हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष RM मलिक साहब, वो भी बहुत कर्मठ आदमी है। उनके नीति और नियत में फर्क नहीं है, सिद्धांत से समझौता नहीं है। फौजी जनता पार्टी, यानी जो देश के सैनिक हैं, जो रिटायर होते हैं फौज से, वे इस पार्टी में शामिल होते हैं। या वैसी जनता जिसको देश प्रेम है, सामाजिक समरसता, इंसानियत, भाईचारा और हक इंसाफ की बात करता है, उसको लगता है कि देश के लिए कुछ किया जाए, समाज के लिए, उसको शामिल कराया जाता है मैक्सिमम। समझ रहे हैं ना इस बात को? ये बात आप सही कह रहे हैं कि पार्टी का विस्तार करना है। कौन पार्टी नहीं चाहती है कि विस्तार हो? और हमको मिला मौका विस्तार करने के लिए, तो इससे बड़ी उपलब्धि क्या है? इससे बड़ी उपलब्धि क्या है? हो सकता है यही विस्तार आप MIM का करते तो आने वाला समय में आपको मौका दे पाते, लेकिन उस समय इतनी समस्या तो उत्पन्न नहीं होती। लोग कुछ वैसी साहब का नाम पर वोट देते हैं, कुछ आपके नाम पर दे देते हैं, कुछ समीकरण का नाम पर वोट तो दे देते हैं। हो सकता है कि कुछ। देखिए, मैं एक बात बोल दूंगा ना तो पछेगा नहीं किसी को। मैं अगर कहूँ ईमानदारी से कि बिहार में AIMIM जब से अख्तरुल इमान साहब के नेतृत्व में है, उतनी लोकप्रियता कभी नहीं हुई होगी जितनी लोकप्रियता इस बार हुई थी ड्यू टू दिलशाद। ईमानदारी से आपको मीडिया में बोल दे कि नहीं हुआ है तो स्लोगन, हक इंसाफ की बात, राजनीतिक रणनीति, चाहे आदिल हसन, सुनिए, आदिल हसन साहब भी आकर बोल दें तो बात जब हक इंसाफ की थी तो हम सीधे बोलते थे। और ये मेरा एक राजनीतिक शोध भी था कि होता क्या है। लोग ऐसे कहते हैं MIM में ऐसा है, क्या है। मैं सिर्फ देखिए बिहार AIMM की बात कर रहा हूँ, बिहार से बाहर की नहीं बात कर रहा हूँ। लोग नहीं समझ पाएंगे हम क्या बोल रहे हैं। मैं बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने सुनिए बिहार AIMIM को मैं करीब से देखा हूँ, यहाँ के पदाधिकारियों को, चाहे अख्तरुल इमान साहब हो या आदिल हसन साहब। समझ रहे हैं ना इस बात को? तो मैं ये चीज कर रहा हूँ, इतनी लोकप्रियता कभी नहीं थी। सुनिए, एक मिनट नहीं, समय नहीं, अब सवाल पूछे तो जान लीजिए। जो विस्तार की बात किए हैं, जितना कम समय में इस पार्टी के लिए लोकप्रियता का हमने काम किया है और लोगों के बीच ले गया है, पहुंचाया है। एक आदमी निकल कर आ जाए, इवन मैं अख्तरुल इमान साहब को भी कहता हूं, अगर वो भी आके बता दे तो इतना कम समय में
आदिल साहब हैं, वो भी आके बता दे, सबूत के साथ ले आके बता दे। चलिए सर, एक मिनट आप मत जाइए, आप रहते हो वहां, सुनिए मैं सीधे बोलता हूँ, यह मेरा राजनीतिक अस्तित्व और सम्मान की बात थी चुनाव लड़ना। मैं पहले भी बोल रहा था, निर्दलीय तैयारी कर रहा था। चुनाव में होता क्या है कि मैं निर्दलीय तैयारी किया, मान लीजिए 10 अगस्त को पार्टी ज्वाइनिंग किया, जो भी हुआ तो मैं A to Z जानता हूँ, मेरे फेसबुक पर पड़ा है, मैं उस चीज़ में कंप्रोमाइज नहीं करता हूँ, सीधा बात है। मुझे ज़रूरत पड़ती हक और इंसाफ के लिए तो बिहार में मैं पार्टी भी बनाता, लेकिन अल्लाह ने एक रास्ता बना दिया कि नहीं, तुम अकेले काहे, कोई तुम्हारा साथ दे रहा है, तुम्हारे घर आया है, तुम साथ में चलो ना, तुम्हारा भी नियत सही है, उनका भी नियत सही है, तुम्हारा भी सिद्धांत सही है, तुम भी समाज के लिए सोचते हो, वो भी समाज के लिए सोचते, मिल जाओ, क्या बुराई है, काम अच्छाई के लिए न करना है। सुनिए, विधायक बनना नहीं बनना ये बड़ी बात है, समाज का काम किया हूं ना, समाज का काम करता रहूंगा, समाज में बना रहूंगा, प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अब भी चुनाव बाद हम लोग यूपी में तैयारी करेंगे, चुनाव लड़ने की वहाँ की रणनीति बनाएंगे, यहाँ भी धीरे धीरे संगठन बनाया जाएगा। एक मिनट, एक थोड़ा कहाँ है आप, सुनिए, नहीं लंबा तो होगा ही, जब इंटरव्यू लंबा होता ही है, हम लोग शॉर्टकट में बात करने नहीं ना है। तो ये सारी चीजें हैं और इसको लोगों को समझना चाहिए। हम चाहेंगे कि जनता इस बार मुझे मौका दे, विधायक ही नहीं, आपका विधायक तो जनता वोट देकर बनाएगी, विधायक बनने से पहले बिहार का प्रदेश अध्यक्ष, यूपी उत्तराखंड का प्रभारी और राष्ट्रीय प्रवक्ता एक साथ हो गया है। ये उपलब्धि है। अगर आप अपने घर के बेटे को वोट देकर जिताकर भेजते हैं तो आज दिलशाद जो हिम्मत करके आया था चुनावी मैदान में कि लड़ूंगा और जीतूंगा भी, हमारे जैसे सैकड़ों नौजवान इंतजार में है कि कोई हम लोगों का साथ दे, हम भी चुनाव लड़ें, हम भी चुनाव जीते और बिगड़ी हुई व्यवस्था में बदलाव करने की ईमानदारी से कोशिश करें। आप कह रहे थे चुनाव, अगर मैं चुनाव छोड़ देता तो लोग यही कहते कि लगातार 6 महीना ढंड कौंडल बनाया और ई किया ऊ किया, आखिरी समय में चुनाव छोड़ के भाग गया, लग रहा है कि कौनो 20-25 लाख रुपया दे दिया है इसलिए ये बैठ गया है। उस समय पॉलिटिकल कैरियर आपका डेथ हो जाता है, राजनीतिक मृत्यु हो जाती है। मैं नया कोई नेता नहीं हूँ, राजनीति को भी मैं करीब से जानता हूँ, तो अगर मैं चुनाव नहीं लड़ता तो मेरा पॉलिटिकल कैरियर जो है डेथ हो जाता। मैं इसीलिए बोलता था कि चुनाव हर हालत में लड़ूंगा, चाहे जैसे भी लड़ूं, चुनाव लड़ने से दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती है। नॉमिनेशन भी हो गया है, अब बहुत जल्दी हम लोग नॉमिनेशन के बाद, अब अभी हम स्कूटनी के बाद आए हैं तो आपसे मुलाकात हुई है, एक इंटरव्यू भी हो रहा है, बढ़िया से बनाइए और चलाइए समाज में भाई। लेकिन जाते जाते हम एक चीज कहेंगे, बिहार AIMIM के जो नेतृत्व करता है लोग, चाहे आदिल हसन साहब हो, चाहे अख्तरुल ईमान साहब हो, ये लोग हमारे बिहार के नौजवानों के जज्बातों से न खेलें। ये लोग मुसलमानों के जज्बातों से बिल्कुल न खेलें और ये गलती अब नहीं करें। अगर ये लोग गलती करेंगे तो उसका जवाब देने के लिए प्रदेश अध्यक्ष फौजी जनता पार्टी के रूप में मैं आ चुका हूं। अब बात हक और इंसाफ की होगी, अब बात नीति और सिद्धांत की होगी और हर समाज, हर वर्ग के दबे कुचले लोगों की जो हक इंसाफ की बात है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी वर्ग से आता हो, सबके अधिकार की बात होगी। हम लोग जज्बात की बात कभी नहीं करते हैं। आपने टारगेट किया कि 100 पर लड़े, 100 पर लड़ेंगे, औकात था तो कहीं नहीं लड़ गए। 3 गठबंधन करके भी आप 200 सीट पर नहीं लड़ पाए। आप अपने तान के रखे थे अख्तरुल ईमान साहब, आदिल हसन साहब कि हम लोग लड़ेंगे, 100 पर लड़ेंगे, इतना लड़ेंगे, इतना लड़ेंगे, 30 से नीचे ही समेट गए। ये क्या है? इन लोगों की वजह से MIM का नाम बिहार में खराब हो रहा है। बैरिस्टर साहब सब कुछ समझ रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, मुझे सब मालूम है। वक्त दिन नहीं है कि वो लोग अपना एक बैरिस्टर साहब एक अलग निर्णय लेंगे। हम यही कहेंगे कि बैरिस्टर साहब, आपकी लोकप्रियता है, आपकी एक अलग पहचान है, भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लोग जानते हैं। जो जिसको जानता है उसके कहने में ये नहीं है कि मैं आज दूसरी पार्टी में आ गया हूँ तो बैरिस्टर साहब को मैं उंगली उठाऊं, कभी नहीं उठा सकता हूँ। उनकी जो बात है, विचार है, वो सब जो है सब लोग जानते हैं। तो अब उनको भी चाहिए कि बिहार का नेतृत्व जो गलती किया है, इस गलती का सजा उन लोगों को मिले। जो शपथ दिलाया जा रहा था, क्या ऐसा शपथ दिलाना चाहिए? अब बताइए,
राजनीति में दीन हदीस कुरान अल्लाह की बात ला रहे हैं आप। अब फिर ऐसा कह रहे हैं कि हम नहीं अपने घर में रखेंगे तो अब दूसरे घर में भी नहीं जाएंगे, हमारे घर में बगावत भी नहीं करेंगे। ये कौन सा राजनीति है? क्या अख्तरुल ईमान साहब दीन के मामले में जानकार नहीं है? आप मुझे बता कि कोई भी उलमा इस शपथ को सही नहीं कह सकता है। मैं दीन का बहुत जानकार नहीं हूं, लेकिन कोई भी उलमा इस शपथ को सही नहीं कह सकता। लेकिन इस तरह का बात जो है ना, वही हम फिर कहेंगे कि जज्बात से लोग नहीं खेले, मुसलमानों के जज्बात से लोग नहीं खेले, युवाओं के जज्बात से नहीं खेले। अभी भी वक्त है, अपने तरीकों को ये लोग बदल ले। मैं बोल रहा हूं ना, ये इतना साल से पार्टी लाकर नहीं 30 क्रॉस करा पाए सीट। मैं अगली बार टारगेट में हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के अनुमति से और रणनीति से, उनके सहमति से हम लोग इस पर बैठकर बात करेंगे। हम लोग अगली बार बिहार में 243 सीटों पर लड़ाएंगे और मेरे जैसे, आप जैसे नौजवानों को जगह मिलेगा, चाहे वो नौजवान किसी जाति धर्म से क्यों नहीं आता, जिसके अंदर जुनून हो, जज्बा हो, जोश हो कि समाज के लिए मुझे कुछ करना है, उसको मौका हम लोग देंगे। युवाओं का जोश और बुजुर्गों का होश सब हम लोग कॉम्बिनेशन बनाकर, कॉम्बिनेशन के अनुसार हम लोग लोगों को टिकट देंगे और लड़ाएंगे। आज दिलशाद एक हिम्मत किया है तो आने वाला अगला विधानसभा तक 100 से ज़्यादा मेरे जैसे दिलशाद, चाहे किसी नाम का हो, वो भी हिम्मत करेगा कि चुनाव मैं भी लड़ सकता हूँ, चुनाव मैं भी जीत सकता हूँ। ये बात नारा हो रही थी कि 4 हुआ है, 4 के बदले 24 लेंगे। आप तो 30 टिकटवे नहीं दे पाए तो का लीजिएगा? खाली जज्बाती भाषण दीजिएगा। MIM बिहार में यही कहानी चल रहा है। और क्या बताएं हम? और कुछ बताएं? और कुछ कहना है तो बताइए, हम बता दें। क्या नहीं कहते? फिर हम लोग इसके बाद आपसे रूबरू होंगे। तो ये थे नरगढ़िया विधानसभा से दिलशाद अहमद साहब, जो अपने बात से अपनी भावनाओं को रखे और क्या इनकी अगली रणनीति होगी, इस पर भी ये चर्चा की। चलिए देखते हैं कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में नरगढ़ियागंज की जनता किसको चुनती है। तब तक के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल। फिर मिलते हैं नए खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।